देखो स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड्स के बारे में हम बात कर रहे थे, जिसमें 3 तरह के मॉडल हमें पढ़ने हैं, है ना। पहला मॉडल था ड्यूलॉन्ग पेटिट का, दूसरा मॉडल था आइंस्टीन का, और तीसरा अपने पास मॉडल होता है अपने पास किसका, डिबाई का, है ना। 3 अपने को मॉडल्स के बारे में बात करनी थी। तो ड्यूलॉन्ग पेटिट लॉ में हमने कहा कि भाई सॉलिड के जो अपने पास मोलिक्यूल्स हैं, है ना, वो अपने पास क्या करते हैं, एक सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर्स की तरह बिहेव करते हैं, जिनकी फ्रिक्वेंसी है, सारे के सारे ऑसिलेटर्स की फ्रिक्वेंसी अपने पास क्या होती है, सेम होती है, और सारे ऑसिलेटर्स को कैसा माना जाता है, इंडिपेंडेंट माना जाता है ना। मैक्सवेल लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी या मैक्सवेल लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी के बिहाफ पर हमने क्या किया था, हमने ये प्रूव किया था कि स्पेसिफिक हीट जो है वो अपने पास कैसी होती है, कांस्टेंट होती है। वैल्यू कितनी थी, CV इक्वल्स टू 3R, है ना। हाई टेम्परेचर्स के ऊपर ये लॉ एप्लीकेबल होता है, CV इक्वल्स टू 3R, या हमने कहा वैल्यू कितनी थी 3R 24.9 जूल पर मोल इंटू केल्विन बताया, या हमने कहा अप्रॉक्सीमेटली 6 कैलोरी पर मोल इंटू केल्विन बताया। ठीक है, ड्यूलॉन्ग पेटिट नियम में हमने ये बातें की थी। इसी तरीके से आइंस्टीन मॉडल में हमने क्या कहा कि आइंस्टीन मॉडल ने जो एनर्जी जो थी इंडिपेंडेंट ऑसिलेटर्स की, वो कैसी मानी, डिस्क्रीट मानते हुए उसको सॉल्व किया। आइंस्टीन मॉडल भी हाई टेम्परेचर के ऊपर ड्यूलॉन्ग पेटिट के लॉ को सेटिस्फाई करता है, लेकिन लो टेम्परेचर के ऊपर आइंस्टीन मॉडल कहता है कि स्पेसिफिक हीट जो वो एक्सपोनेंशियली बिहेव करती है, यानी टेम्परेचर रिड्यूस होगा तो स्पेसिफिक हीट है वो भी क्या होगी, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होगी, है ना। ये अपन किस में पढ़ते हैं, आइंस्टीन मॉडल में पढ़ते हैं। तो लो टेम्परेचर्स के ऊपर ड्यूलॉन्ग पेटिट नियम या आइंस्टीन मॉडल दोनों अपने पास स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड्स को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। उसके लिए अपन क्या करते हैं, नया मॉडल, तीसरा जो मॉडल है वो सबसे इंपॉर्टेंट मॉडल है, जिसको अपन क्या कहते हैं, कौन सा मॉडल है, डिबाई मॉडल। तो आज हम बात करेंगे किसके बारे में, डिबाई मॉडल के बारे में। ठीक है, हेडिंग डालो, डिबाई मॉडल, डिबाई मॉडल। देखो पहली बात, हम कहते हैं कि भाई फिजिक्स में आप कोई भी टॉपिक शुरू करते हो तो उसका पहला वर्ड क्या आता है, लेट से अपन शुरू करते हैं ना, माना से अपन शुरू करते हैं, है ना। तो हम कहते हैं कि भाई कोई भी नई थ्योरी जब बनाई जाती है तो उसके लिए सबसे पहले कुछ परसेप्शंस माने जाते हैं ना, कुछ अजम्पशंस मानी जाती हैं, और उस अजम्पशंस के बिहाफ पर आपने किसी भी फिजिकल फिनोमिना को लिया, है ना, और आपने उसके रिजल्ट निकाले। अगर वो रिजल्ट अगर एग्जैक्ट रिजल्ट्स को सेटिस्फाई करते हैं, अगर एग्जैक्ट रिजल्ट्स को सेटिस्फाई करते हैं, दैट मीन्स अजम्पशन जो अपन मान रहे हैं उसके लिए वो अजम्पशन अपने पास क्या है, सही हैं। लेकिन अगर वो एग्जैक्ट रिजल्ट को सेटिस्फाई नहीं करते, इसका मतलब आपके अजम्पशंस प्रॉपर नहीं है। तो उसी तरीके से हम कहते हैं डिबाई ने भी क्या किया, स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड्स को एक्सप्लेन करने के लिए कुछ अजम्पशंस मानी थी, है ना। तो वो अजम्पशंस क्या क्या थी, देखो पहली जो इंपॉर्टेंट बात आती है वो आती है अपने पास कि डिबाई के अनुसार, है ना, आप साथ साथ नोट कर सकते हो इस चीज को, कि डिबाई के अनुसार सॉलिड है वो अपने पास कैसा माना उसने, कंटिन्यूअस माना, है ना। ये उसकी डिबाई मॉडल ने कैसा माना, सतत माना या कंटिन्यूअस माना। ये डिबाई मॉडल की पहली कमी थी, क्योंकि सॉलिड जो है वो अपने पास कंटिन्यूअस नहीं होता, सॉलिड अपने पास कैसा होता है, डिस्क्रीट होता है ना। ये पहली अपने पास उसकी ड्रॉबैक थी। दूसरा अपन कहते हैं सतत के बाद फिर अपन कहते हैं कैसा माना, समदेशिक। समदेशिक यानी अपन क्या कहते हैं, कैसा, आइसोट्रॉपिक, यानी सारी डायरेक्शंस में उसकी प्रॉपर्टी है, यानी सभी दिशाओं में उसका बिहेवियर है वो अपने पास कैसा है, सेम है। उसके बाद कैसा माना, इलास्टिक, प्रत्यास्थ, है ना, इलास्टिक या प्रत्यास्थ, यानी कोई वेव अगर उसमें ट्रेवल कर रही है, या अपन कहते हैं कि सॉलिड को आपने गर्म किया तो अपन क्या कहते हैं कि भाई जो अपने पास जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अपनी मीन पोजीशन के दोनों ओर क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं, है ना। सेम अपन इलास्टिसिटी जो इलास्टिक वेव्स में अपन पढ़ते हैं वही कंसेप्ट है। और फिर उसके बाद यानी सतत आ गया, समदेशिक आ गया, प्रत्यास्थ आ गया, है ना। इस प्रकृति का अपन इसको मानते हैं, ठीक है। अगली बात आती है अपने पास कि अपने पास जो अपन कहते हैं कि भाई सरल आवृत्ति दोलक जो अपन ने कहा था, है ना, सरल आवृत्ति दोलक, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, अपन यही कहा था ना कि सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के रूप में बिहेव करते हैं, वो अपने पास इंडिपेंडेंट नहीं होते, बल्कि कैसे होते हैं, कपल्ड ऑसिलेटर होते हैं, है ना। सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर्स जो है वो अपने पास कैसे माने जाते हैं, नॉट इंडिपेंडेंट, है ना, यानी स्वतंत्र नहीं होते, स्वतंत्र नहीं होते, लेकिन कैसे होते हैं,
but perform coupled oscillations, but performed coupled oscillations। समझ में आ रही है बात, है ना? यानी एकल आवर्ती दोलक नहीं होते, बल्कि अपने पास कैसे होते हैं, कपल्ड ऑसिलेटर होते हैं, ठीक है। इसी तरीके से, है ना, इसी तरीके से अगला केस अपने पास आता है कि अपने ड्यूलोंग पेटिट में और आइंस्टीन मॉडल में हमने क्या पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था कि भाई दोलन आवृत्तियां जो थी, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन जो था वो अपने पास क्या था, सेम था। लेकिन इसमें फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन है वो अपने पास सेम नहीं होती। इसका मतलब अगला पॉइंट क्या बना कि सभी जो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर्स हैं, है ना, सभी जो अपने सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर हैं उनकी फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन यानी कंपन आवृत्तियां, है ना, समान नहीं होती, समान नहीं होती हैं, है ना, है ना। सॉलिड को सतत समदेशिक प्रत्यास्थ और अपन कह सकते हैं समांगी, है ना, यानी एक जैसा, या अपन ने कह दिया होमोजीनियस, है ना, ठीक है। सभी एसएचओ की फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन है वो सेम नहीं होती। जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है ना, मैक्सिमम जो फ्रीक्वेंसी होती है, जो जो अधिकतम आवृत्ति की जो फ्रीक्वेंसी हो सकती है वाइब्रेशन की, वो अपने पास क्या कहलाती है, डिवाइव फ्रीक्वेंसी कहलाती है। यानी जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, अधिकतम आवृत्ति, जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, है ना, जो पॉसिबल हो सकती है, उसको अपन नाम देते हैं क्या, कौन सी फ्रीक्वेंसी नाम देते हैं, डिवाई फ्रीक्वेंसी, डिवाई फ्रीक्वेंसी अपन कहते हैं, ठीक है। फिर अगला अपने पास इंपॉर्टेंट केस आता है कि जैसे अपन कहते हैं मोनो एटॉमिक लैटिस की यदि हम बात करते हैं तो मोनो एटॉमिक लैटिस में डिस्पर्शन रिलेशन में अपन वहां एक फैक्टर पढ़ते हैं कि भाई जो मिनिमम जो वेवलेंथ हो सकती है वो अपने पास किसके बराबर होती है, 2a के बराबर होती है। a जो है वो अपने पास क्या मेंशन करता है, लैटिस कांस्टेंट को मेंशन करता है। तो किसी कंटिन्यूअस मीडियम की यदि हम बात कर रहे हैं, है ना, कैसा माना इसने, सतत माना। सतत माना इसका मतलब जैसे अपन कहें एग्जाम्पल कहें, एक तनी हुई डोरी का अपन एग्जाम्पल लेते हैं ना, एक स्ट्रेच स्ट्रिंग का यदि हम एग्जाम्पल लें तो वो अपने पास किसका एग्जाम्पल हो गया, एक सतत माध्यम का एग्जाम्पल हो गया ना। तो उसी बिहाव पर, है ना, जहां अपन मोनो एटॉमिक लैटिस की हम बात करेंगे वहां इस कंसेप्ट को अपन स्टडी करेंगे कि हम कहते हैं कि भाई अगर लैम्डा की जो वैल्यू है, लैम्डा लेस देन 2a, है ना, लैम्डा लेस देन 2a, a जो है वो किसको मेंशन कर रहा है, लैटिस कांस्टेंट को मेंशन कर रहा है ना। a जो है वो अपने पास किसको मेंशन कर रहा है, लैटिस कांस्टेंट को मेंशन कर रहा है। तो लैम्डा लेस देन 2a है, उसकी तरंगे जो है वो संचरित नहीं हो सकती, है ना। लैम्डा लेस देन 2a है, जो ये अपने पास की एसेंशियल कंडीशन आ गई। लैम्डा का जो मान है वो अपने पास क्या होना चाहिए, 2a से बड़ा होना चाहिए, है ना। a अपने पास क्या कहलाता है, लैटिस कांस्टेंट कहलाता है ना। लैम्डा लेस देन 2a है, ये अपने पास एप्लीकेबल नहीं है, एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। अगली बात, अब देखो अपन जनरल अपन कहें कि भाई अपने पास अगर कोई अपने पास सपोज दैट अपन एक कंटिन्यूअस मीडियम हमने माना है और हम कहते हैं कि सपोज दैट आप उसमें कोई प्रोग्रेसिव वेव को आप इमेजिन कर रहे हो, है ना, प्रोग्रेसिव वेव को आपने इमेजिन किया। तो प्रोग्रेसिव वेव को अपन कहते हैं कि भाई कंटिन्यूअस मीडियम से प्रोग्रेसिव वेव जा रही है और हम कहते हैं कि लास्ट जो अपने पास एटम या मोलिक्यूल होगा उससे अपने पास वो क्या हो रही है, वापस लौट के आ रही है। तो अगर दो प्रोग्रेसिव वेव हैं, सेम फ्रीक्वेंसी की हो, सेम एम्पलीट्यूड की हो, अगर अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करती हुई अगर सुपर इम्पोज होती हैं, है ना, अगर अपन कहते हैं कि दो प्रोग्रेसिव वेव, इफ टू प्रोग्रेसिव वेव्स ऑफ same frequency and same amplitudes are moving in opposite direction get superimposed in a particular medium, then formation of stationary waves takes place। यानी उस कंडीशन में जो तरंग बनती हैं, जो वेव्स बनती हैं, वो वेव्स अपने पास कौन सी वेव्स कहलाती हैं, स्टेशनरी वेव्स कहलाती हैं। पढ़िए अपन ने ये बात, है ना, ठीक है। तो हम क्या कहें, स्टेशनरी वेव्स अपन कहते हैं यानी प्रगामी तरंगों के अध्यारोपण से, है ना, सुपरपोजिशन यानी प्रगामी, प्रगामी मतलब प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेसिव वेव्स, है ना, प्रगामी तरंगों के अध्यारोपण से। अध्यारोपण का मतलब क्या हो गया, सुपरपोजिशन, है ना, अध्यारोपण का मतलब क्या हो गया,
सुपरपोजिशन से कौन सी वेव बनती हैं? अप्रगामी। अप्रगामी मतलब स्टेशनरी तरंगों का निर्माण होता है। तरंगों का निर्माण होता है ना। प्रगामी तरंगों के अध्यारोपण से अप्रगामी तरंगों का निर्माण होता है। समझ सकते हैं अपन बात, है ना। ठीक है। अगली बात अपन क्या कहते हैं? अब देखो अप्रगामी तरंगे अपने पास कैसी बनती हैं? अप्रगामी तरंगे अपन कहते हैं कि जैसे कंटिन्यूअस अगर मीडियम है ना, कंटिन्यूअस मीडियम है तो हम क्या कह सकते हैं कि अपने पास कैसे बन सकते हैं? जैसे ये अपने पास केस बन गया, ऐसा लूप बने, है ना, ऐसा लूप बना सकते हैं अपन इस तरीके से, है ना। ऐसा केस हो सकता है, या अपन कहते हैं कैसा केस हो सकता है? ऐसा केस हो सकता है ना, दोनों डायरेक्शंस में आएंगे। या अपन कहते हैं कैसा केस हो सकता है अपने पास? ऐसा केस हो सकता है। यानी कहने का मतलब ये आ गया कि अगर मैं कह दूं कि अगर आप अगर एक वाइब्रेशन बता रहे हो, है ना, नंबर ऑफ मोड्स ऑफ वाइब्रेशन अगर आप 1 ले रहे हो, तो उस केस में देखो क्या हुआ, अगर डोरी की लेंथ अपने पास L है तो किसी एक पर्टिकुलर वेव को यदि आप रिप्रेजेंट करते हो, तो पूरी जो वेवलेंथ है ये अपने पास कितनी होती है? लैम्डा के बराबर। देन इस कंडीशन में ये जो डिस्टेंस बनेगी, ये डिस्टेंस कितनी बनेगी? λ/2। ठीक है, λ/2 यानी L इक्वल्स टू कितना बन गया? λ/2 बन गया। ठीक है। और अगर मैं कह दूं यही वेव अगर अपने पास ऐसी बन रही हो, अगर अपने पास ऐसा लूप बन रहा हो, तो ये अपने पास क्या बना? लैम्डा बना। और ये डिस्टेंस अपने पास है ना कितनी आगे, लेंथ अपने पास कितनी ले ली अपने? L ले ली। दैट मीन्स लैम्डा का मान कितना बना? 2L बना। समझ आ रही है बात, है ना। ठीक है। या सॉरी, लैम्डा का मान कितना बना? L बना, है ना। लैम्डा का मान L बना, लैम्डा इक्वल्स टू L आ गया। यहां से कितना बना? देखो लैम्डा इक्वल्स टू कितना बना? 2L/1। यहां से लैम्डा इक्वल्स टू कितना बन गया? 2L/2। ठीक है। और अगर मैं कह दूं सपोज दैट ऐसा लूप बन रहा है, अगर अपने पास ऐसा लूप बन रहा है ना, ऐसा लूप बना दिया अपन ने, तो देखो ये टोटल डिस्टेंस तो कितनी थी अपने पास? लेंथ L। तो इस कंडीशन में लैम्डा का मान कितना बन गया? 3λ/2 बन गया। दैट मीन्स कितना बना? L इक्वल्स टू आ गया 3λ/2। दैट मीन्स लैम्डा इक्वल्स टू वैल्यू आ गई कितना? 2L/3। लैम्डा इक्वल्स टू 2L/3। इसका मतलब क्या हुआ कि जो अपने पास स्टेशनरी वेव बन रही है ना, या जो अप्रगामी तरंगे बन रही हैं, उनकी वेवलेंथ, है ना, की वेवलेंथ यदि मैं मेंशन करना चाहूँ, है ना, अपने पास ऐसा केस हो सकता है, मैंने कहा ना, एक +x डायरेक्शन में और एक -x डायरेक्शन में स्टेशनरी वेव्स को अपन बना सकते हैं इस तरीके से, है ना। ऐसा केस बन गया अपने पास। तो स्टेशनरी वेव्स के लिए अगर अपन इसको स्टडी करें तो देखो वेवलेंथ जो आप बनाओगे तो वेवलेंथ कितनी आ रही है? लैम्डा इक्वल्स टू 2L/1, लैम्डा इक्वल्स टू 2L/2, लैम्डा इक्वल्स टू 2 सॉरी, लैम्डा इक्वल्स टू 2L/3। अगर अपन कह रहे हैं एक मोड ऑफ वाइब्रेशन है तो 1 बन गया, 2 मोड ऑफ वाइब्रेशन है तो अपने पास कितना आ गया? अपॉन में 2 आ गया। ठीक है। इसी तरीके से अपने पास 3 मोड ऑफ वाइब्रेशन है तो अपने पास कितना बन गया? 3 बन गया। ठीक है। तो अपन क्या लिखें? देखो इस केस में लैम्डा इक्वल्स में मैं क्या लिख दूं? 2L आ गया और अपॉन में कितना बन गया? N बन गया। समझ में आ रही है बात? लैम्डा इक्वल्स टू 2L/n बन गया। n अपने पास क्या बन गया? नंबर ऑफ मोड्स ऑफ वाइब्रेशन। 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 50 हो सकता है। ठीक है। अब देखो हम पढ़ते हैं, टॉपिक पढ़ते हैं, डेफिनेशन पढ़ते हैं किसकी? प्रोपोगेशन कांस्टेंट, है ना। प्रोपोगेशन कांस्टेंट, है ना। ये देखो अपन ने किस में लिया? सिर्फ 1 डायमेंशन में स्टडी कर रहे हैं अभी अपन, है ना, 1 डायमेंशन में। अब सॉलिड है, सॉलिड अपने पास किस में होगा? 3D में होगा, है ना। तो अपन सिर्फ अभी 1D की बात कर रहे हैं। ठीक है। अब देखो हम कहें प्रोपोगेशन कांस्टेंट निकालें तो देखो k इक्वल्स टू फॉर्मूला कितना बनेगा? 2 पाई अपॉन में आ गया लैम्डा। ठीक है। या कितना बना? 2 पाई अपॉन लैम्डा मतलब कितना बना? 2 पाई अपॉन में 2L अपॉन में आ गया n, वैल्यू पुट कर दी अपन ने। दैट मीन्स n का जो मान है, n का मान देखो कितना बन गया? ये इससे तो ये कैंसिल हो गया, तो कितना बन गया? L इंटू के अपॉन में कितना? पाई। ठीक है। जो वेलोसिटी जो अपन लेते हैं, फॉर्मूला क्या था, कितना होता है अपने यहाँ से? v इक्वल्स टू रिलेशन होता है ओमेगा अपॉन
के, दैट मीन्स के इक्वल्स टू कितना बना, ओमेगा अपॉन वी, दैट मीन्स रिलेशन कितना बना देखो, एल ओमेगा अपॉन में कितना आ गया, पाई वी आ गया। देख सकते हैं ऐसा, है ना। ये अभी तक अपन ने बात की देखो किसकी, सिर्फ वन डायमेंशन की। देखो है ना, आप इस चीज को आप ऐसे भी इंटरप्रेट कर सकते हो, इसी चीज को अपन ऐसे भी इंटरप्रेट कर सकते हैं, यानी आपने कहा कि भाई कोई प्रोग्रेसिव वेव है या स्टेशनरी वेव है, स्टेशनरी वेव का वेव की इक्वेशन देखो क्या होती है, साई इक्वल्स टू आपने कह दिया ए कह दिया, साइन कह दिया के एक्स, और ये कितना बन गया, कोस ऑफ ओमेगा टी। ठीक है, तो इसका मतलब हम कहते हैं अगर एंड्स की बात करते हैं, है ना, लास्ट अगर अपन एंड की बात करें तो एंड के ऊपर एम्पलीट्यूड का जो मान है या डिस्प्लेसमेंट का जो मान है वो अपने पास कितना होगा, जीरो होगा, है ना लास्ट, क्योंकि अपने पास क्लोज्ड जो अपने पास एंड होते हैं वहां क्या बनते हैं, नोड्स बनते हैं ना, स्टेशनरी वेव्स में अपन पढ़ते हैं इस बात को, है ना। तो मैं कह दूं कि भाई साई इक्वल्स टू जीरो निकाल लूं, तो मैं कह दूं के एक्स इंटू एक्स इक्वल्स टू, अगर मेरे को जीरो लेना है, के एक्स की वैल्यू क्या होगी, है ना, साइन की एक्स, एक्स का मान कितना बना, अगर सिर्फ वन डायरेक्शन की बात कर रहा हूं तो जीरो का मतलब एक्स की वैल्यू अगर पूरी लेंथ अगर एल है तो कितना बना, जीरो बना, जीरो का मतलब क्या बना देखो, के एक्स इंटू एल इक्वल्स टू कितना बन गया, एन पाई, दैट मीन्स के एक्स इक्वल्स टू आ गया, के एक्स इक्वल्स टू एन पाई अपॉन में आ गया एल। ठीक है, इसी तरीके से के वाई निकाल सकता हूं, ऐसे के जेड निकाल सकता हूं, ऐसे मैं क्या निकाल सकता हूं, यानी सारी वैल्यूज अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो के वाई इक्वल्स टू कितना बनेगा, इसको मैं एन एक्स लिख दूं, एन वाई पाई अपॉन एल, ऐसे के जेड अपने पास कितना बन जाएगा, एन जेड पाई अपॉन एल, है ना। इसी तरीके से के जेड इक्वल्स टू कितना बन जाएगा, एन जेड पाई अपॉन एल बन जाएगा। ठीक है, अब देखो अगर मैं निकालूं, देखो के एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर, है ना, यानी जो वैल्यू आ रही है ना के एक्स के वाई, ये आप नोट कर लो एक बार, ये जो पॉइंट है ना, ये सारी सारी अपने पास क्या है, इसकी अजम्पशंस है ना। तो मैं इस चीज को एक बार थोड़ा सा दोबारा बता दूंगा, है ना, एक बार नोट कर लो। ठीक है, देखो इसी चीज को मैंने कहा कि अगर अपन एक स्टेशनरी वेव की यदि हम बात कर रहे हैं तो स्टेशनरी वेव को देखो आप कैसे इंटरप्रेट कर सकते हो, है ना। चाहे तो देखो ये मेथड आप काम में ले सकते हो, या अगर अपन और दूसरे मेथड का जो मेथड की जो अपन बात कर रहे थे वो मैंने क्या कहा था कि भाई एक अपने पास अगर स्टेशनरी वेव है, नॉन प्रोग्रेसिव अगर वेव है ना, अप्रगामी तरंग है, तो उसका समीकरण लिखा आपने, सपोजेड लिख दिया ए साइन के एक्स, है ना, एक डायरेक्शन की बात कर रहा हूं, और मैंने क्या लिख दिया, कोस ऑफ ओमेगा टी लिख दिया, है ना। तो मैंने बताया कि एंड्स जो है, एंड्स के ऊपर हमेशा क्या बनता है, नोड बनता है ना, एंड पे हमेशा नोड बनता है, उस पर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, जीरो होगा, जीरो होगा, दैट मीन्स क्या हुआ कि साइन के एक्स लेंथ कितनी ली अपन ने, एल कोस्ट वैल्यू कितनी आनी चाहिए, जीरो आनी चाहिए, जीरो आनी चाहिए, दैट मीन्स क्या हुआ देखो, के एक्स इंटू एल का मान कितना बनना चाहिए, एन पाई, है ना, दैट मीन्स के एक्स की वैल्यू है वो अपने पास कितना बना, एन पाई अपॉन एल, ऐसे के एक्स निकाल सकते हैं, ऐसे के वाई निकाल सकते हैं, के वाई कितना बन गया, इसको मैं कह दूं एन एक्स कह देता हूं, है ना, के वाई कितना बन जाएगा, एन वाई पाई अपॉन एल, और के जेड, है ना, सभी दिशाओं में अपन क्या ले रहे हैं, इसको सेम ले रहे हैं, एन जेड पाई अपॉन में कितना बना, एल, दैट मीन्स रिलेशन क्या बना देखो, के एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर इक्वल्स टू कितना बना, पाई स्क्वायर एल स्क्वायर, और ये कितना बना, एन एक्स स्क्वायर प्लस एन वाई स्क्वायर प्लस में कितना बन गया, एन जेड स्क्वायर, और ये किसके बराबर बन गया देखो, के स्क्वायर के बराबर। ठीक है, के स्क्वायर के बराबर बन गया, तो इसका मतलब रिलेशन क्या बना देखो, एन एक्स स्क्वायर प्लस एन वाई स्क्वायर प्लस एन जेड स्क्वायर इक्वल्स टू कितना बन गया, के स्क्वायर एल स्क्वायर, और अपॉन में कितना आ गया, पाई स्क्वायर, या इसको मैं क्या लिख सकता हूं देखो, एन एक्स स्क्वायर प्लस एन वाई स्क्वायर प्लस एन जेड स्क्वायर, के इक्वल्स टू क्या लिख दें, ओमेगा अपॉन वी, तो रिलेशन क्या बना देखो, एल स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन में कितना आ गया, पाई स्क्वायर और वी स्क्वायर, है ना, यही रिलेशन है ना, एन एक्स स्क्वायर प्लस एन वाई स्क्वायर प्लस एन जेड स्क्वायर, ये अपने पास कितना बन गया, एन स्क्वायर, देखो यही रिलेशन है ना। तो आप डायरेक्ट आप एक स्टेशनरी वेव मानते हुए भी आप इसके लिए कैलकुलेट कर सकते हो, या इस तरीके से भी अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ध्यान रखने वाली बात ये वाली बात है, लैम्डा इक्वल्स टू 2L अपॉन
एन आ गया है ना, ठीक है। किसी भी तरीके से अपन इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो इससे अपने पास क्या रिजल्ट मिला, रिजल्ट अपने पास ये मिला कि भाई एन स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर और अपॉन में है पाई स्क्वायर वी स्क्वायर। एन जो है वो किसको मेंशन कर रहा था, नंबर ऑफ मोड्स ऑफ वाइब्रेशन को, है ना, नंबर ऑफ मोड्स ऑफ वाइब्रेशन को मेंशन कर रहा था, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर नंबर ऑफ मोड्स ऑफ वाइब्रेशन है, यानी हम कह दें कंपन विधाओं की संख्या, है ना, नंबर ऑफ मोड्स ऑफ वाइब्रेशन, तो उसकी वैल्यू हमेशा कैसी आनी चाहिए, पॉजिटिव आनी चाहिए। नंबर है, संख्या है, एक मोड हो सकता है, दो हो सकता है, 5 हो सकता है, 50 हो सकता है, वैल्यू अपने पास क्या आनी चाहिए, पॉजिटिव आनी चाहिए। तो देखो ये इक्वेशन जो है, ये इक्वेशन किसकी बन रही है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, यानी किसकी इक्वेशन बनी, एक स्फीयर की इक्वेशन बनी। यानी अगर मैं ग्राफ प्लॉट करता हूं इसके बीच में, है ना, यानी मैं इस इक्वेशन को अगर प्लॉट करूं तो ये अपने पास रिप्रेजेंट करेगा किसको, एक स्फीयर को रिप्रेजेंट करेगा या एक गोले को रिप्रेजेंट करेगा ना, एक स्फीयर को या एक गोले को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तीन अपने पास कंडीशन है, तीन उसमें डायरेक्शन है। एक तो डायरेक्शन कौन सी आ गई, एक तो डायरेक्शन आ गई एन एक्स, एक डायरेक्शन आ गई एन वाई और तीसरी डायरेक्शन आ गई एन जेड, ठीक है। अब देखो ये अगर एक नंबर है, तीनों अपने पास है ना, कैसे होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए। संख्या है ना, कंपन विधाओं की संख्या, मैंने कहा 1 2 5 50 कोई भी वैल्यू हो सकती है। इसका मतलब हमें वो सेट लेने पड़ेंगे जिसके लिए एन एक्स एन वाई और एन जेड तीनों की वैल्यू क्या हो, पॉजिटिव हो, है ना। नंबर है तो पॉजिटिव नंबर ऑफ मोड्स ऑफ वाइब्रेशन आने चाहिए। तो हम कह रहे हैं कि हमें वो अपने को सेट्स लेने पड़ेंगे इसके लिए एन एक्स एन वाई एन जेड अपने पास क्या हो, पॉजिटिव हो। इक्वेशन है, इक्वेशन किसकी आ गई अपने पास, ये एक स्फीयर की इक्वेशन आ गई, है ना। अब एक स्फीयर की यदि हम बात करते हैं, तीन डायरेक्शन अपने पास आती है ना, तीन डायरेक्शन स्फीयर में अपन कहते हैं कि स्फीयर को आपने एक बार तो बीच में से काट दिया, एक बार आपने उसको यूं काट दिया और एक बार आपने उसको यूं काट दिया, कितने टुकड़े बनेंगे, 8 टुकड़े बनेंगे, है ना। तो इन 8 टुकड़ों में, है ना, इन 8 टुकड़ों में सिर्फ एक भाग ऐसा होगा जिसमें एन एक्स एन वाई एन जेड की वैल्यू क्या होंगी, पॉजिटिव होंगी। कैसे, जैसे ये x है, ये क्या बनेगा माइनस एक्स, ये y है, ये माइनस वाई, ये z है तो ये माइनस जेड। इसका मतलब 1 2 3 4, 4 टुकड़े ऊपर हो गए और 4 टुकड़े क्या हो गए इसके नीचे हो गए। लेकिन सिर्फ एक ही स्लॉट अपने को ऐसा मिलेगा, है ना, एक ही स्लॉट अपने को ऐसा मिलेगा जिस स्लॉट में x y z तीनों की वैल्यू क्या हो, पॉजिटिव हो। इसका मतलब एन एक्स एन वाई एन जेड का जो मान है वो इस स्फीयर में सिर्फ इस स्फीयर का कौन सा भाग मिलेगा, 1/8वां भाग ही अपने को ऐसा मिल सकता है जिसमें तीनों वैल्यूज अपने पास क्या हो, पॉजिटिव हो, है ना। सिर्फ एक पार्ट मिलेगा इसमें एक्स वाई जेड और तीनों की वैल्यू अपने पास क्या हो, पॉजिटिव, है ना। तो मैं कह दूं कि सिर्फ एक पार्ट अपने को मिलता है जिस पार्ट में एन एक्स एन वाई एन जेड तीनों का मान अपने पास क्या हो, पॉजिटिव हो। एक पार्ट है, 1/8वां भाग है ना, सिर्फ 1/8वां भाग अपने को ऐसा मिलता है जिसमें तीनों का मान एन एक्स एन वाई एन जेड तीनों का सेट अपने को क्या मिले, पॉजिटिव मिले, ठीक है। तो मैं कह दूं कि भाई अगर मेरे को वैल्यू निकालनी है, देखो अगर मैं कह दूं 0 से ओमेगा, 0 से ओमेगा के मध्य, 0 से ओमेगा के मध्य कंपन विधाओं की संख्या, कंपन विधाओं की संख्या, यानी अपन ने क्या कहा, नंबर ऑफ मोड्स ऑफ वाइब्रेशंस, है ना। कितनी आएंगी, हमने कह दिया 1/8, पूरे आयतन का कितना 4/3, आयतन कितना हुआ 4/3 पाई एन क्यूब, है ना। ये अपने पास कितना बन गया, एन बन गया, ठीक है। यानी ये कितना बना, देखो ये आ गया पाई अपॉन में आ गया 6 और ये कितना बना एन क्यूब, है ना। देखो ये टॉपिक डिवाई का मॉडल ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सवाल पूछा जाता है ना, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसलिए इस टॉपिक को मैं विद डेरिवेशन जो भी है ना, जो बीच में से भी अगर कहीं सवाल बनता है तो वो सवाल अपने को पता होना चाहिए, है ना। इसलिए इस टॉपिक को अपन थोड़ा डिटेल में कर रहे हैं ना। और ये मान के चलो आप इसके ऊपर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आपको डेफिनेटली मिलता है, ठीक है। अब जैसे मैंने 0 से ओमेगा लिया,
ऐसे मैं कह दूं कि भाई ओमेगा से कहाँ चला गया मैं, ओमेगा प्लस डी ओमेगा, है ना, के मध्य, के मध्य वही बात, कंपन विधाओं की संख्या, है ना, नंबर ऑफ मोड्स ऑफ वाइब्रेशन बिटवीन किसके लिए, ओमेगा एंड ओमेगा प्लस डी ओमेगा। तो मैं क्या कह दूं, देखो पाई अपॉन 6 आ गया। अगर ओमेगा की वैल्यू अगर इंक्रीज होगी तो एन की वैल्यू इंक्रीज होगी, यानी मैंने क्या लिख दिया, एन प्लस डी एन रेज टू पावर 3, माइनस में कितना बना, पाई अपॉन 6 और कितना बन गया, एन रेज टू पावर 3 बन गया। तो देखो वैल्यू कितनी आएगी, पाई अपॉन 6 आ गया, कितना बना, एन क्यूब, प्लस में आ गया डी एन क्यूब, प्लस में आ गया 3n स्क्वायर डी एन, प्लस में आ गया अपने पास कितना, 3n डी एन का स्क्वायर, और माइनस वैल्यू आ गई पाई अपॉन 6 और कितना बन गया, एन क्यूब। सिंपल बात है, एन क्यूब वाली टर्म तो क्या हो जाएगी, देखो कैंसिल हो जाएगी। फिर अपन कह दें डी एन क्यूब डी एन स्क्वायर, डी एन की ये वैल्यू अगर बहुत छोटी है तो दोनों को अपन क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो देखो रिजल्ट कितना बना, रिजल्ट बना पाई अपॉन 6 और ये इंटू में कितना आ गया, 3n स्क्वायर और कितना आ गया, डी एन। दैट मीन्स रिजल्ट कितना बना, देखो पाई अपॉन में आ गया 2 और n स्क्वायर डी एन, ठीक है। यानी यही मान कितना बना, देखो पाई अपॉन 2, एन स्क्वायर का मान कितना है, ये वाली वैल्यू है, कितना बना, एल स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन में आ गया पाई स्क्वायर वी स्क्वायर, और डी एन का जो मान है वो कितना बन गया, एल ओमेगा अपॉन में आ गया पाई वी, ठीक है। तो देखो ये मान कितना बनेगा ये वैल्यू कितनी बनेगी, एल अपॉन पाई वी बाहर निकाल लें तो पाई से तो एक पाई क्या हो जाएगा, पाई से तो एक पाई कैंसिल हो गया, या ये कितना बन गया, देखो ये वैल्यू आ गई एल रेज़ टू पावर 3 आ गया, ठीक है। फिर ओमेगा स्क्वायर बन गया, और फिर अपने पास कितना बना, अपॉन में आ गया पाई स्क्वायर, है ना, अपॉन में आ गया ट्वाइस पाई स्क्वायर, और कितना बन गया, वी रेज़ टू पावर 3 बन गया। समझ में आ रही बात, है ना यानी कि और यही वैल्यू बनी ना, एल स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर और ये एल क्यूब ओमेगा स्क्वायर अपॉन में आ गया ट्वाइस पाई स्क्वायर और बन गया वी क्यूब, ठीक है। ये अपने पास क्या आ गया, ओमेगा से ओमेगा प्लस डी ओमेगा के मध्य कंपन विधाओं की संख्या, ठीक है। और यदि अपन देखो इस ये जो अपने पास वॉल्यूम है एल क्यूब है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो एल क्यूब अपन ने क्या कहा था, सॉलिड की लेंथ एक्स डायरेक्शन में भी एल ली, वाई डायरेक्शन में भी एल ली, और जेड डायरेक्शन में भी क्या ली अपन ने, एल ली। इसका मतलब लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों क्या है, सेम है, सेम है। दैट मीन्स वॉल्यूम अपने पास कितना बनेगा, एल क्यूब। तो इसको देखो मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको ऐसा लिख दूँ, वी इंटू में आ गया ओमेगा स्क्वायर अपॉन में आ गया ट्वाइस पाई स्क्वायर और कितना बन गया, वी क्यूब बन गया। समझ आ रही बात, है ना ठीक है। ये अपने पास कंडीशन बन गई, वी ओमेगा स्क्वायर अपॉन ट्वाइस पाई स्क्वायर वी क्यूब आ गया। अब देखो ये अपने पास क्या आ रहे हैं, नंबर ऑफ मोड्स आ रहे हैं, ठीक है। और इस वॉल्यूम से यदि अपन डिवाइड कर दें, इधर वॉल्यूम से डिवाइड कर दें तो अपने पास क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ मोड्स इन पर यूनिट वॉल्यूम, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगी, मोड डेंसिटी आ जाएगी। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या निकला, इंपॉर्टेंट रिजल्ट अपने पास निकल के आ गया कि मोड डेंसिटी या अपन क्या कहते हैं, विधा घनत्व, है ना। वैल्यू कितनी बनी, वैल्यू आ गई ओमेगा स्क्वायर और एक डी ओमेगा भी आएगा ना, यहाँ डी ओमेगा भी आएगा और डी ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, है ना। अपन ने क्या कर दिया, अपन इस वॉल्यूम को इधर ले आए, इसके अपॉन में ले आए, है ना। तो ओमेगा स्क्वायर और ये बन गया डी ओमेगा और अपॉन में आ गया ट्वाइस पाई स्क्वायर और कितना बन गया, वी क्यू बन गया। तो मोड डेंसिटी, ये अपने पास एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ से निकल के आ गया कि मोड डेंसिटी की वैल्यू अपने पास कितनी होगी, है ना। ओमेगा स्क्वायर डी ओमेगा अपॉन ट्वाइस पाई स्क्वायर वी क्यूब और कितना बन गया, डी ओमेगा बन गया। इसका मतलब मोड डेंसिटी फ्रीक्वेंसी पर कैसे डिपेंड करती है, उसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है ना, उसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। तो प्रोपोर्शनल का यदि अपन ग्राफ बनाए, यानी एक तरफ तो मैं ले लूँ, देखो एक तरफ तो ले लिया मैंने मोड डेंसिटी, है ना, एक तरफ तो ले लिया मैंने मोड डेंसिटी और एक तरफ ले लिया मैंने ओमेगा, है ना, एक तरफ ले लिया ओमेगा। तो ग्राफ जो आएगा, ग्राफ में आज कैसा ग्राफ बनेगा,
ऐसा ग्राफ बनेगा ना। प्रोपोर्शनल किसके आएगा, प्रोपोर्शनल आएगा किसके, ओमेगा स्क्वायर के, है ना। तो ये अपने पास एक इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ से निकल के आता है कि मोड डेंसिटी की वैल्यू अपने पास कितनी होगी, ओमेगा स्क्वायर डी ओमेगा अपॉन ट्वाइस पाई स्क्वायर वी क्यूब, है ना। नोट करो। है ना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डीवाई मॉडल है ये आपके, बेसिकली अगर मैं कहूँ तो आपके थर्मोडायनेमिक्स के सिलेबस में भी है और ये आपके सॉलिड स्टेट फिजिक्स के सिलेबस में भी है, दोनों जगह सिलेबस में आता है। इसलिए इस टॉपिक को अपन जितना डिटेल में करें उतना अच्छा है ना, जितना डिटेल में करें उतना अच्छा टॉपिक है। जनरली एग्जाम में इसके ऊपर सवाल पूछा जाता है, ठीक है। या देखो इसको कई बार ये वाला जो फंक्शन है ना, वी ओमेगा स्क्वायर अपॉन ट्वाइस पाई स्क्वायर वी स्क्वायर, इसको एक नाम और दिया जाता है जो अपन कहते हैं क्या, स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, है ना। कई ऑथर जो हैं वो इसको जेड ओमेगा डी ओमेगा से लिखते हैं, कई ऑथर हैं वो इसको सिग्मा ओमेगा डी ओमेगा से लिखते हैं ना। तो कई बार एग्जाम के अंदर भी इस फॉर्मेट में पूछ लेते हैं कि स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन वर्सेस अगर ओमेगा निकालें तो ये क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर के प्रोपोर्शनल आएगा। दैट मीन्स फंक्शन कितना बन गया ना, कोई नोटेशन आप ले सकते हो, सिग्मा ओमेगा डी ओमेगा इक्वल्स टू अपने पास कितना बन गया, वी ओमेगा स्क्वायर और अपॉन में आ गया ट्वाइस पाई स्क्वायर वी क्यूब और इनटू में कितना बन गया, डी ओमेगा। यानी वही ग्राफ है ना, वही ग्राफ आप ऐसे भी बना सकते हो कि एक तरफ आपने सपोज ले लिया सिग्मा ओमेगा ले लिया और एक तरफ आपने क्या ले लिया, ओमेगा ले लिया, तो ग्राफ में कैसा बनेगा, प्रोपोर्शनल टू ओमेगा स्क्वायर का ग्राफ बनेगा, ठीक है। बना सकते हैं अपन इस तरीके से, बना सकते हैं ना, ठीक है। अब देखो, अब अपन कहते हैं कि अपन ने कहा कि जो ये जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो हो सकती है वो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या हो सकती है, डिबाई फ्रीक्वेंसी हो सकती है ना। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या होगी, डिबाई फ्रीक्वेंसी होगी, है ना। तो अब उस डिबाई फ्रीक्वेंसी की वैल्यू अपन कैसे निकालें। अब देखो मोड्स ऑफ वाइब्रेशन जो हैं वो अपन दो तरीके से निकाल सकते हैं। या तो अपन कहते हैं कि भाई मोड्स अपने पास अपन क्या कहते हैं कि दो तरह की नेचर होती है अपने पास वेव्स की, एक तो होती है अपने पास कौन सी, लॉन्गिट्यूडनल, और दूसरी नेचर होती है अपने पास कौन सी, ट्रांसवर्स, है ना। एक तो होती है लॉन्गिट्यूडनल नेचर और एक होती है अपने पास ट्रांसवर्स नेचर, है ना। तो उसके कोरस्पॉन्डिंग हम कहते हैं कि भाई अगर लॉन्गिट्यूडनल है तो हमारे पास सिर्फ एक डायरेक्शन अपने पास पॉसिबल है, और अगर ट्रांसवर्स है तो हम क्या कहें, है ना, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। तो अपने पास कितनी डायरेक्शन अपने पास अवेलेबल होती हैं या कितने मोड्स अपने पास अवेलेबल होते हैं, दो मोड्स अवेलेबल होते हैं। तो देखो इसी फॉर्मूले को ऐसे भी लिखा जाता है, सिग्मा ओमेगा डी ओमेगा इक्वल्स टू वी वॉल्यूम आ गया ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2 पाई स्क्वायर। यहां अपन क्या कहते हैं, कंडीशन आ गई अपने पास क्या, कि दो मोड तो आते हैं किसके, ट्रांसवर्स के, तो इसको लिख दिया अपन ने वी टी क्यूब, है ना, वी क्यूब है ना। और एक मोड है वो आता अपने पास किसका, लॉन्गिट्यूडनल का, तो उसको लिख दिया अपन ने वी एल क्यूब और साथ में क्या लिख दिया अपन ने, डी ओमेगा लिख दिया ना। इस तरीके से भी अपन इसको डिफाइन करते हैं। अब देखो ये अपन ने क्या कहा, कंपन विधाओं की संख्या, है ना, नंबर ऑफ मोड्स ऑफ वाइब्रेशन बिटवीन द ओमेगा एंड ओमेगा प्लस डी ओमेगा। तो मैक्सिमम जो फ्रीक्वेंसी हमारे पास है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हमारे पास कौन सी है, डिबाई फ्रीक्वेंसी, यानी ओमेगा की जो लिमिट हो सकती है वो अपने पास कितनी हो सकती है, 0 से ओमेगा डी तक हो सकती है, डिबाई फ्रीक्वेंसी तक इसकी वैल्यू पॉसिबल है ना। अब देखो अगर मैं कहूँ कि टोटल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन अगर अपन निकालना चाहें, है ना, टोटल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन, टोटल मोड्स ऑफ वाइब्रेशंस, या अपन कहते हैं कुल कंपन विधाओं की संख्या, कुल कंपन विधाओं की संख्या। टोटल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन यदि आपको कैलकुलेट करना है
तो अपन क्या कहते हैं, देखो ऐसा लिख सकते हैं कि 0 से कहाँ तक गई फ्रीक्वेंसी, ओमेगा डी तक, ओमेगा से ओमेगा प्लस डी ओमेगा के बीच में नंबर कितना है, सिग्मा ओमेगा डी ओमेगा। एक अगर अपने पास मोलिक्यूल की बात कर रहे हैं उसके कितने पॉसिबल हैं अपने पास, एक डायरेक्शन में एक, तीनों डायरेक्शन में तीन, टोटल नंबर अगर n है तो अपने पास टोटल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन अपने पास कितने बन जाएंगे, 3n बन जाएंगे। ठीक है, देखो इसमें एक चीज और याद रखना कि परिवर्तन जो है, अपन ने कहा कि भाई अपने पास जो ऑसिलेटर्स है उनकी फ्रिक्वेंसी है वो अलग अलग होती है। फ्रिक्वेंसी कैसी होती है, अलग अलग होती है, लेकिन ये जो चेंज है फ्रिक्वेंसी में, चेंज इन फ्रिक्वेंसी जो है ये अपने पास कैसा होता है, कंटिन्यूअस होता है ना। चेंज इन फ्रिक्वेंसी यानी आवृत्ति में जो परिवर्तन है, आवृत्ति में परिवर्तन, आवृत्ति में परिवर्तन जो लिया जाता है ना, या हम कह दें चेंज इन फ्रिक्वेंसी, चेंज इन फ्रिक्वेंसी जो है ये अपने पास कैसा होगा, सतत होता है या कंटिन्यूअस होता है। ठीक है, दूसरी बात अपन कहते हैं डिबाई फ्रीक्वेंसी। हमने कही डिबाई फ्रीक्वेंसी, हमने कहा कि जो अधिकतम आवृत्ति होगी वो डिबाई आवृत्ति कहलाएगी, है ना। अगर लॉन्गिट्यूडनल है तो उस कंडीशन में, या ट्रांसवर्स है, दोनों कंडीशन में डिबाई फ्रीक्वेंसी अपने पास क्या रहेगी, सेम रहेगी, है ना। लॉन्गिट्यूडनल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन ले लें चाहे आप ट्रांसवर्स मोड्स ऑफ वाइब्रेशन ले लो, दोनों कंडीशन में डिबाई फ्रीक्वेंसी की वैल्यू सेम रहेगी, है ना। ये अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, देखो इस टर्म को अगर मैं सॉल्व करता हूं तो देखो फैक्टर क्या बना, देखो 0 से आ गया ओमेगा डी, सिग्मा ओमेगा डी ओमेगा का मान रखोगे तो कितना बन गया, देखो वी ओमेगा स्क्वायर अपॉन में आ गया ट्वाइस पाई स्क्वायर। इसको पूरे फैक्टर को बाहर निकाल लें, है ना, पूरे फैक्टर को अपन बाहर निकाल लेते हैं। तो ये कितना बना, वी ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2 पाई स्क्वायर, और अंदर कितना बना, 2 अपॉन में आ गया वी टी क्यूब प्लस 1 अपॉन में कितना बन गया, वी एल क्यूब, और ओमेगा स्क्वायर है तो इस ओमेगा स्क्वायर को अपन क्या करें, ब्रैकेट के अंदर ले लें। ओमेगा स्क्वायर डी ओमेगा इक्वल टू कितना बना, 3n, या ये फैक्टर कितना बना, देखो v अपॉन में आ गया ट्वाइस पाई स्क्वायर, ट्वाइस अपॉन वी टी रेस टू पावर 3 प्लस 1 अपॉन वी एल रेस टू पावर 3, और ये कितना बना, देखो ये बन गया ओमेगा डी क्यूब अपॉन 3 इक्वल्स टू कितना बन गया, 3n। ठीक है, या ये कितना बन गया, देखो 6 पाई स्क्वायर कितना बना, 18 बन गया। यानी अगर यहां से मैं डिवाई फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकाल दूं, देखो ओमेगा डी क्यूब कितना बन गया, 3 2 जा 6, 6 3 जा 18, तो ये तो वैल्यू आ गई 18 आ गया, n आ गया, और ये कितना बना, पाई स्क्वायर। ठीक है, अपॉन में कितना आया, v, और इस टर्म को और इधर ले आए तो ये कितना बन गया, 2 अपॉन वी टी क्यूब प्लस 1 अपॉन वी एल क्यूब रेस टू पावर कितना आ गया, -1। दैट मीन्स ओमेगा डी का जो मान है वो कितना बना, देखो 18 आ गया, n पाई स्क्वायर अपॉन वी रेस टू पावर 1 अपॉन 3, और ये कितना बना, 2 अपॉन वी टी क्यूब प्लस 1 अपॉन वी एल क्यूब रेस टू पावर कितना आ गया, -1 अपॉन 3 आ गया। तो ये एक्सप्रेशन आ गया अपने पास किसका, डिबाई फ्रीक्वेंसी का, है ना। ओमेगा डी इक्वल्स टू 18n पाई स्क्वायर, और अपॉन में आ गया v रेस टू पावर 1/3, और 2 अपॉन वी टी क्यूब प्लस 1 अपॉन वी एल क्यूब रेस टू पावर कितना आ गया, -1/3 आ गया। ठीक है, अब देखो ये जो एक्सप्रेशन आया अपने पास, है ना, ये अपने पास एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर बन गया, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर बन गया। तो ओमेगा डी की ये वैल्यू ये वाली वैल्यू अपन पुट कर दें कहाँ, यहाँ पुट कर दें, है ना, इस एक्सप्रेशन में पुट कर दें, है ना। तो उस कंडीशन में देखो ये मान कितना बनता है, यानी मैं कह दूं एक तो रिलेशन अपने पास ये वाला है ना, और एक रिलेशन अपने पास ये वाला है। ठीक है ना, तो अपन कहें इसको कन्वर्जन अगर अपन करें, वैल्यू अगर दोनों इक्वेशन को अपन कंबाइन करें तो देखो इन दोनों इक्वेशन से जो मोड्स ऑफ वाइब्रेशन जो अपने पास निकल के आते हैं वो वैल्यू आती है 9n अपॉन ओमेगा डी क्यूब ओमेगा स्क्वायर डी ओमेगा। अपने पास सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन है। ठीक है, तो देखो जो मैंने डेरिवेशन बताया है वो डेरिवेशन पहली बात तो जनरली अपन कहते हैं कि मोड्स ऑफ वाइब्रेशन अपने को किस तरीके से कैलकुलेट करने हैं, है ना।
मोड्स ऑफ वाइब्रेशन कैलकुलेट करने के बाद किस तरीके से अपने को सेट्स बनाने हैं, और किस तरीके से सेट्स बनाने के बाद आप टोटल नंबर ऑफ मोड्स ऑफ वाइब्रेशन आप कैलकुलेट करके आप किसकी वैल्यू निकाल सकते हो, डिवाई फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकाल सकते हैं ना। लास्ट में टॉपिक खत्म होने के बाद मैं इसको कंक्लूड करूंगा, है ना। कंक्लूड करेंगे तो उसमें जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो जनरली एग्जाम्स में पूछे, क्योंकि देखो मैंने क्या कहा, ये टॉपिक है, डिवाई मॉडल है, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है, थर्मोडायनेमिक्स में भी आता है और सॉलिड स्टेट फिजिक्स में भी आता है, दोनों जगह अपने यहाँ से टॉपिक आता है। जनरली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसके ऊपर सवाल